हाँ भाई, तो पहले तो थोड़ा सा जो कोर्स चल रहा था उसमें आगे बढ़ ले रहा है। नाभिकीय रिएक्टर आपको लिखवा रहे थे, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में अपनी एक या दो हेडिंग हो गई थी। ठीक है, मंदक लिख गया था, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा है जिनका नहीं लिखा है। मंदक हेडिंग है, इसका कार्य मंदक, ठीक है। इसका कार्य न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना है। इसका कार्य न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना है, मंद करना है, क्योंकि मंदित न्यूट्रॉनों को, क्योंकि मंदित न्यूट्रॉनों को, न्यूट्रॉनों की, ऐसा लिखो, न्यूट्रॉनों की नाभिकों से विखंडन करने की प्रयत्ता या संभावना लिख लो। नाभिकों से विखंडन करने की संभावना, नाभिकों से विखंडन करने की संभावना अधिक होती है। नाभिकों से विखंडन करने की संभावना अधिक होती है, अधिक होती है। इसके लिए भारी जल, इसके लिए भारी जल कॉमा ग्रेफाइट, इसके लिए भारी जल कॉमा ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड, भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड प्रयोग किए जाते हैं, और बेरिलियम ऑक्साइड प्रयोग किए जाते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड प्रयोग किए जाते हैं। भारी जल सबसे अच्छा मंदक है, भारी जल सबसे अच्छा मंदक है, भारी जल सबसे अच्छा मंदक है, भारी जल सबसे अच्छा मंदक है। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है शीतलक। शीतलक को अपन कहते हैं कूलेंट। नेक्स्ट हेडिंग है शीतलक यानी कि कूलेंट, ठीक है। देखो, विखंडन होने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। विखंडन होने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसको शीतलक के द्वारा हटाया जाता है, जिसको शीतलक के द्वारा हटाया जाता है। रिपीट कर रहे हैं। विखंडन होने पर, विखंडन होने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसको शीतलक द्वारा हटाया जाता है, जिसको शीतलक द्वारा हटाया जाता है, शीतलक द्वारा हटाया जाता है। इसके लिए वायु कौमा जल, इसके लिए वायु कौमा जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए वायु कौमा जल और CO2 को, और CO2 को प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो परिरक्षक। नेक्स्ट हेडिंग है परिरक्षक। परिरक्षक का मतलब होती है शील्ड या शील्डिंग। लिखो SHIELDING, शील्डिंग।
देखो, रिएक्टर से कई प्रकार के तीव्र विकिरण निकलते हैं। रिएक्टर से कई प्रकार के तीव्र विकिरण निकलते हैं। रिएक्टर से कई प्रकार के तीव्र विकिरण निकलते हैं। तीव्र विकिरण निकलते हैं जो उसके आसपास कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। डेंजरस, घातक सिद्ध हो सकते हैं। इनसे उनकी रक्षा करने के लिए रिएक्टर के चारों ओर कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें बना दी जाती हैं। हो गया, कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें बना दी जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है नियंत्रक छड़ें। इसी तरह की छोटी छोटी सी हेडिंग्स हैं। नियंत्रक छड़ें, कंट्रोलिंग रॉड्स। लिखो नियंत्रक छड़ें, उसमें लिखो ये कैडमियम अथवा बोरोन की छड़ें होती हैं। जो कि रिएक्टर में विखंडन की दर को नियंत्रित करती हैं। क्योंकि जब इन छड़ों को रिएक्टर के भीतर धकेला जाता है, तो ये मंद न्यूट्रॉनों का, मंद मतलब जिनकी स्पीड कम है, मंद न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर लेते हैं। अवशोषण का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, ग्रहण कर लेना। अवशोषण कर लेते हैं। और जब इन्हें बाहर खींच लिया जाता है, तो विखंडन की दर बढ़ जाती है। अभी संडे को बहुत से लोग अब्सेंट थे। तुम लोग ना लास्ट तक नहीं मानना है। अभी गैप करने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हम अपने पूरा कोर्स करवा रहे हैं, पूरा रिवीजन करवा रहे हैं। फेल हो गए और ऐसा नहीं है कि नहीं हुए थे, पिछली बार भी कुछ लोग फेल हुए थे। अभी से बता दे रहा हूँ तुम्हें।
समझ गए ना। 100% रेट मिलना मुश्किल है। हिमालय में 2-3 लोग इनमें से लटकेंगे भी। तुम भी हो सकते, तुम भी या तुम भी, कोई भी। समझ गए ना बात को। जब हम संडे को यहाँ से अपनी छुट्टी ख़राब करके हम अपना त्यौहार छोड़ के हम तुम्हें पढ़ाने आ रहे हैं वहाँ पे, और तुम्हें अपना त्यौहार बनाने की मची हुई है, तो बना लो फिर अपना त्यौहार। हमें अपना काम नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं, जो तुम्हें ठीक लगे वो अपना देखो। लड़कियों में केवल 3 लोग प्रेजेंट थे। समझ रहे हो ना इसका मतलब, बेवकूफ़। हाँ, क्या लिखा अभी? जब इन्हें बाहर खींच लेते हैं तो विखंडन की दर बढ़ जाती है। जब इन्हें बाहर की, ऑलरेडी 1 दिन की छुट्टी दे दी मकर संक्रांति में, इन्हें 6 दिन की छुट्टियाँ चाहिए। घर में पढ़ रहा हूँ ना यार, काहे खिलाने पड़ रहा है, नालायक। जब भी बाहर खींच ली जाती हैं तो विखंडन की दर बढ़ जाती है। रिवीजन की जो चीज़ एक बार होगी दोबारा नहीं बताएंगे। कुछ भी कर लो तुम, कुछ भी करो, जो चीज़ एक बार निकल गई दोबारा नहीं बताई जाएगी। और फिर आगे की तुम्हें समझ आ रहा नहीं आ रहा वो तुम्हें मालूम है तुम कितने पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट रीडिंग देखो, सुरक्षा क्षण है। नेक्स्ट रीडिंग है सुरक्षा क्षण है, ठीक है। सेफ्टी रॉड्स, सुरक्षा क्षण यानी कि सेफ्टी रॉड्स। सेफ्टी रॉड्स देखो, आपातकाल, आपातकाल का मतलब होता है इमरजेंसी। आपातकाल में यदि रिएक्टर, आपातकाल में यदि रिएक्टर अत्यधिक तीव्र गति से चलने लगे, आपातकाल में यदि रिएक्टर अत्यधिक तीव्र गति से चलने लगे, अत्यधिक तीव्र गति से चलने लगे, अत्यधिक तीव्र गति से चलने लगे, तो नियंत्रक छड़ों का एक विशेष सेट, तो नियंत्रक छड़ों का एक विशेष सेट, विशेष सेट लगा होता है, एक विशेष सेट लगा होता है जो रिएक्टर में स्वतः प्रवेश कर जाता है, जो रिएक्टर में स्वतः प्रवेश कर जाता है। रिएक्टर में स्वतः प्रवेश कर जाता है, स्वतः प्रवेश कर जाता है और तुरंत ही सभी न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर लिया जाता है, और तुरंत ही सभी न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। और श्रृंखला अभिक्रिया पूरी तरह से रुक जाती है, और श्रृंखला अभिक्रिया पूरी तरह से रुक जाती है। हेडिंग लिखो, कार्यविधि, वर्किंग। हेडिंग है कार्यविधि, इसी में ही है नाभिकीय रिएक्टर में। हेडिंग है कार्यविधि। नाभिकीय नहीं, रिएक्टर को चलाने के लिए बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। पहला पॉइंट बनाना है इसको कार्यविधि में। रिएक्टर को चलाने के लिए किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। रिएक्टर को चलाने के लिए किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा पॉइंट लिखो, रिएक्टर में सदैव ही कुछ न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। रिएक्टर में सदैव ही कुछ न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। अतः जब रिएक्टरों को चलाना होता है,
अतः जब रिएक्टरों को चलाना होता है तो कैडमियम की छड़ों को बाहर खींच लेते हैं। तो कैडमियम की छड़ों को बाहर खींच लेते हैं, बाहर खींच लेते हैं और विखंडन प्रारंभ हो जाता है। विखंडन प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, तीव्रगामी न्यूट्रॉन। तीव्रगामी यानी जो बहुत ज़्यादा स्पीड में है। तीव्रगामी न्यूट्रॉन जब मंदक ब्रैकेट में लिख लो ग्रेफाइट या भारी जल, मंदक ब्रैकेट में ग्रेफाइट या भारी जल से टकराते हैं, भारी जल या ग्रेफाइट ब्रैकेट बंद कर देना, से टकराते हैं तो इनकी गति कम हो जाती है। तो इनकी गति कम हो जाती है। तो इनकी गति कम हो जाती है और विखंडन की संभावना बढ़ जाती है। अंतिम पॉइंट, लास्ट पॉइंट, नियंत्रक क्षणों की सहायता से, नियंत्रक क्षणों की सहायता से विखंडन की दर को नियत किया जा सकता है। नियंत्रक क्षणों की सहायता से विखंडन की दर को नियत किया जा सकता है, नियत किया जा सकता है। ताकि अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न ना हो, ताकि अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न ना हो और विस्फोट ना हो पाए। अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न ना हो और विस्फोट ना हो पाए, विस्फोट ना हो पाए। एक पॉइंट और, विस्फोट ना हो पाए। एक पॉइंट और, रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया लगातार जारी रखने के लिए, श्रृंखला अभिक्रिया लगातार जारी रखने के लिए, श्रृंखला अभिक्रिया लगातार जारी रखने के लिए यूरेनियम का आकार क्रांतिक साइज से बड़ा होना चाहिए। यूरेनियम का आकार क्रांतिक साइज से बड़ा होना चाहिए, क्रांतिक साइज से बड़ा होना चाहिए। हो गया। तो इसमें तो वही रिएक्शन लिखनी है हमें जो पुरानी पढ़ी थी अपन ने। लिखो 92 यूरेनियम 235 प्लस में 0N1, ठीक है, गिव्स 92 यूरेनियम 236। फिर ये क्या देगा, प्लूटोनियम और बेरियम। प्लूटोनियम था यहाँ पे, क्या था, सॉरी यार, बेरियम क्रिप्टॉन था, बेरियम और क्रिप्टॉन। ये लो, आगे पीछे करने से क्या है, दो चीज़ें निकल गई बस, और क्या दिक्कत है। क्रिप्टॉन 36 है, बेरियम 56 है, ठीक है। बेरियम का परमाणु द्रव्यमान है 144, इसको याद करके जाना। क्रिप्टॉन का है 89 प्लस में 30N1 और प्लस में है हमारी ऊर्जा यानी कि एनर्जी। इसको लिखो जरा, फिर समझा दें एक बार।
तो ऐसा हिसाब किताब है कि लग गई ना ये रिएक्शन। देखो हमने आपको बताया था पहले तो विखंडन क्या है, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन मतलब न्यूक्लियर फिशन। क्या होता है नाभिकीय विखंडन? जब एक भारी नाभिक को अपन दो हल्के नाभिकों में तोड़ देते हैं तो इस घटना को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं, क्योंकि इसमें एक अपार ऊर्जा मुक्त होती है जो कि हम कई जगह उपयोग में भी ले सकते हैं और विनाश भी कर सकते हैं। तो कैसे निकल रही रिएक्शन वो देखो तुम। ये भारी नाभिक है यूरेनियम का, मोस्टली रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस लेते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं? जो स्वतः विघटित होते हैं। अगर इस यूरेनियम को अभी खुले में रख दोगे इससे किरणें निकलती रहेंगी, अल्फा बीटा और गामा। रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं जो स्वतः टूटते रहते हैं ये लोग, समझ रहे बात को। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है वो इतने बड़े होते हैं कि उनमें खुद में स्टेबिलिटी नहीं है, उनका हम फ़ायदा उठाएंगे। इसी यूरेनियम पे हम क्या करेंगे, इसके नाभिक पे एक न्यूट्रॉन फेंक के मारेंगे तेज़ी से, ठीक है। जब इसको तेज़ी से फेंक के मारा, पहला तो तेज़ी से फेंक के मारना है। 92 और 092 हो गए, 235 और 1 236 हो गए। अब क्या होगा, इनके दो टुकड़े हो गए। एक तो 92 में से 36 वाला एक टुकड़ा गया, 36वें नंबर पे आता बेटा क्रिप्टॉन, और एक टुकड़ा हुआ 56 वाला, 56 नंबर पे आता है बेरियम। दोनों के ऊपर भार अगर जोड़ोगे जी आएंगे 233, लेकिन थे तो 236, और नीचे के अगर जोड़ो वो तो 92 कंप्लीट हो गए। तो नीचे का हिसाब किताब पूरा है, ऊपर अभी 3 की कमी है। जब ऊपर की कमी रह जाए तो हमेशा न्यूटन निकलेगा। ये देखो 0n1, लेकिन वो तो एक ही हुआ अभी ऊपर, हमें तो 3 करने, तो 3 न्यूटन निकालो। और प्लस में क्या लिखिए, ऊर्जा। अब जो ऊर्जा कहाँ से आई, हमने आपको गणना करके बताई थी। इधर का जो टोटल मास है वो ज़्यादा रहेगा, इधर का मास कुछ कम हो जाएगा, समझ रहे ना। तो वो मास में कमी कहाँ से आ गई भाई, है तो उतनी चीज़ें, हमने तो सब कुछ बैलेंस करके रखा, फिर द्रव्यमान कम कैसे हो गया, नहीं समझ रहे बात को। तो द्रव्यमान में जो कमी आई उस कमी के बराबर ही जो आइंस्टीन ने कही थी ना, द्रव्यमान को ऊर्जा और ऊर्जा को द्रव्यमान हम बना सकते हैं। तो E बराबर mc² से, या डेल्टा E बराबर में डेल्टा mc² से जितनी द्रव्यमान में कमी आ गई, हमने करवा रखा पीछे, जितनी कमी आएगी द्रव्यमान में उतनी कमी के बराबर में एक ऊर्जा बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगी, समझ गए ना। वो विस्फोट के रूप में हमें मिलेगी, समझ गए ना। तो इस तरह से कोई पूछ रहे नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा क्यों बन रही, कह देना द्रव्यमान में कमी हो जाती है, और जितनी द्रव्यमान में कमी होगी आइंस्टीन के नियम से डेल्टा mc² कर दो, इतनी एनर्जी बन जाएगी। आइंस्टीन का सापेक्षता नियम है ये, समझ गया ना बात को। तो ये हिसाब किताब है। अब है क्या, अपन ने जब 1 न्यूटन फेंक के मारा तो भैया 3 और न्यूटन इकट्ठे हो गए। अगर इतना सा एक छोटा सा टुकड़ा रख दें अगर हम रेडियम का या यूरेनियम का, इसमें तो भाई लाखों कई सारे न्यूक्लियस होंगे छोटे छोटे से जो दिखाई भी नहीं देते हमें। और तुमने अभी तो केवल एक ही नाभिक को फेंक के मारा, कई नाभिक हैं इतनी सी चीज़ में। तो हमें क्या करना है, अब ये जो 3 बने, ये 3 किसी और से रिएक्शन करेंगे, फिर वो 3 किसी और रिएक्शन से करेंगे, और तब तक 3 जब टकराएंगे नाभिक से फिर एनर्जी बनेगी, फिर एनर्जी, फिर एनर्जी। एक एनर्जी को तुम खर्च नहीं कर पाओगे जब तो दूसरी तैयार, दूसरी खर्च नहीं कर पाओगे तीसरी तैयार, समझ रहे हो। क्योंकि हर बार 3 न्यूटन निकलने, और जब ये 3 न्यूटन किसी रिएक्शन करेंगे फिर वो 3 निकालेंगे। तो हिसाब किताब ऐसा है कि ये हो जाएगी अनियंत्रित श्रृंखला, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, जिसको संभालना मुश्किल है और जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि अपार ऊर्जा मुक्त होगी जो कि परमाणु बम में यूज होती है, उसको हमें कंट्रोल नहीं करना है। जब किसी भी बम पटकते हो तो उस पर दया थोड़ी दिखानी है, निपट जाए सब खत्म खल्लास। ऊपर से पटक दो, ऊपर ही ऊपर भाग जाओ, नीचे आए तो फिर तुम नहीं बच रहे, समझ। अनियंत्रित है ना भाई, कंट्रोल करने का कोई तरीका ही नहीं है। तो वही चीज़ है। लेकिन फिर हमने कहा यार जब ये चीज़ विनाश की तरफ जा रही तो इससे अपन कुछ प्रॉफिट भी कर सकते हैं। तो हमने कहा फिर एक और श्रृंखला बनी हमने, नियंत्रित श्रृंखला। उसमें हमें क्या करना है, कुछ कृत्रिम उपाय हमें लगाने हैं। कौन कौन से कृत्रिम उपाय हैं अपना आगे डिस्कस कर रहे हैं अभी अपन रिएक्टर में। उन कृत्रिम उपायों से हम क्या करेंगे, ये जो 3 न्यूटन बन रहे थे इनमें से एक को ही बाहर जाने देंगे, और बाकी के जो 2 हैं उनको हम एब्जॉर्व करवा देंगे। काय से, रॉड बताएंगे ना तुम्हें, कैडमियम और बेरोन की जो रॉड्स हैं उनके द्वारा अपन नियंत्रक क्षणों की सहायता से हम क्या करेंगे, उनको एब्जॉर्व कर लेंगे न्यूट्रॉनों को। वो आगे नहीं जाएंगे और रिएक्शन करने, केवल एक ही न्यूट्रॉन आगे जाएगा, वही रिएक्शन करेगा। फिर 3 बनेंगे, फिर 2 को हम एब्जॉर्व कर लेंगे, एक को पास करेंगे, बाकी 2 को एब्जॉर्व करते रहेंगे ताकि वो रिएक्शन ना हो, कंट्रोल्ड रिएक्शन चले, समझ गए ना बात को। नहीं तो 1 से 3 बने, फिर 3 से वो 3 3 3, फिर वो 3 3 3 से 3 3 3 3 3, समझ गए। तो हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा, वही चीज़ है। इसे अपन कहते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और इस पे आधारित है हमारा कौन, नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर क्या है, नाभिकीय रिएक्टर एक कृत्रिम सिस्टम है, एक आर्टिफिशियल चीज़ है जो हमने बनाई अभी, कि उसके द्वारा अपन कंट्रोल्ड एनर्जी बनाएंगे और उस एनर्जी का प्रयोग करेंगे कई जगह, जैसे कि पावर प्लांट में।
बिजली बनाने में या और भी कई सारे काम होते हैं, उन सब में, इंडस्ट्रियल एरिया है उन सब में हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे पास जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, क्या क्या होता है। तो भाई पावर प्लांट में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसको जलाओगे, एनर्जी किससे बनाओगे, यानी सबसे पहली चीज़ ईंधन। जैसे अपने यहाँ पे जो है वो कोयला ईंधन है। मोस्टली इंडिया में कोयले से लाइट बनती है, बड़ी बड़ी चिमनी लगी रहती, समझ रहे हो, तो वो कोयला जलता है उनमें। तो एक तो हमारा हो गया कोयला, लेकिन इधर हम कोयला थोड़ी जला रहे हैं, इधर तो हमें यूरेनियम चाहिए, वही हमारा, समझ रहे ना, वही हमारा ईंधन है। तो सबसे पहले तो आता है ईंधन, जिसका तुम्हें नाभिकीय विखंडन करना है, वही ईंधन है, फ्यूल है। ठीक है, जिसका तुम कंबसन करना चाहते हो वही तुम्हारा कौन है, या दहन करना चाहते हो, जिसका तुम विस्फोट करना चाहते हो, जिसको तुम विखंडन करना चाहते हो, वो हमारा ईंधन है। ठीक है, फ्यूल। ठीक है, अच्छा, और फिर उसके बाद दूसरी नंबर पे है हमारी हेडिंग मंदक। मंदक क्यों ज़रूरी है, देखो कोई चीज़ अगर तेज़ी से आ रही ना, उसके इधर टकराने की संभावना कम है, हो सकता है तेज़ी में स्पीड यहाँ मुड़ जाए, यहाँ मुड़ जाए। हम चाहते हैं संपर्क बने देर तक, ताकि अच्छे से विखंडन हो पाए। नहीं समझे बात को? तो हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी न्यूट्रॉनों की स्पीड को कम करना है, उनको एब्जॉर्ब नहीं करवाना है, उनकी स्पीड को कम करना है। अभी हम स्पीड कम करना बता रहे हैं, जितनी स्पीड उसकी कम रहेगी वो उतने अच्छे नाभिक से मिलन कर पाएगा, समझ रहे ना, उतना ही अच्छा विखंडन होगा, उतनी बढ़िया एनर्जी बनेगी। वही चीज़, ऐसा नहीं कि टच करते हुए निकल गया, ठीक से विखंडन ही नहीं हो पाया, तेज़ी में थे ना तुम, इसीलिए। तो हमें थोड़ी सी स्पीड कम करनी है, उसके लिए हमें चाहिए मंदक। ठीक है, यानी कि मॉडरेटर। तो मॉडरेटर जो है वो क्या करता है, न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है। ठीक है, जिससे उनके विखंडन की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। समझ गए ना? अब ज़्यादा संभावना है कि वो किसी नाभिक से टकराएगा, विखंडन करेगा, एनर्जी बनाएगा। समझ गए? जब उसकी स्पीड कम है, जब ज़्यादा स्पीड रहेगी तो फिर कम चांसेस हैं। समझ गए ना? वही। ठीक है, जैसे कि किस किस का यूज़ करते हैं, ये बहुत पूछता है क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा, कि मंदक के रूप में किस किस का यूज़ करते हैं। भारी जल, फॉर्मूला पता है भारी जल का? नहीं पता होगा, गरीब लोग हो तुम लोग। D2O। ठीक है, कैप्टन जैसे H2O लिखते हो वैसे D2O। ठीक है, ग्रेफाइट, D2O हो गया, ग्रेफाइट हो गया, एक हो गया बेरिलियम ऑक्साइड, BeO2, बेरिलियम ऑक्साइड। ठीक है, एक ये हो गया। इन तीनों का हम यूज़ करते हैं मंदक के रूप में। मंदक क्या है, मॉडरेटर क्या है, जो हमारे न्यूट्रॉनों की स्पीड को कम कर दे, ताकि प्रोबेबिलिटी, संभावना बढ़ जाए कि उनका विखंडन कर पाएँ वो। ठीक है, अच्छे से मिलन कर पाएँ। फिर है शीतलक। अब भाई साहब जब विखंडन होगा, हीट बनेगी तगड़ी। नहीं समझे? हमें बम थोड़ी फोड़ने हैं यहाँ पे भाई। जैसे यहाँ पे कई सारे इंजीनियर्स लगे हैं, तो नाभिकीय जो अपने पावर प्लांट होते हैं इंडिया में कई सारे, जैसे तारापुर है ना, कलपक्कम है, बहुत सारे हैं। तो उन, मतलब बहुत सारे नहीं है, 6-7 हैं। तो क्या है, उन सब में भी इंजीनियर काम करते होंगे, वर्कर काम करते होंगे। भाई कैसे काम करेंगे, इतनी हीट बन रही वहाँ पे। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा माहौल ठंडा रखना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कूलेंट का या शीतलक का, ताकि माहौल थोड़ा सा शांत रहे, ठंडा रहे। मैं इतनी हीट रहेगी कि वहाँ पे बंदा काम नहीं कर सकता है। तो उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं शीतलक के लिए, एक तो वायु का, एक जल का, और एक CO2 का। इन सबको समझ सकते हैं आप। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपने देखा है, जो सिलेंडर रहते हैं ना आग बुझाने वाले, उनमें CO2 गैस भरी रहती है, क्योंकि वो क्या करता है, हीट को कम करता है। समझ गए? तो CO2 गैस का यूज़ करते हैं एज अ कूलेंट। समझ गए ना? वही चीज़। नेक्स्ट, परिरक्षक। अब क्या होगा, हमने आपको जैसे बताया कि अंदर तुमने यूरेनियम रख दिया, इससे हमेशा हानिकारक किरणें निकलती हैं यूरेनियम से। समझ गए ना? खतरनाक अल्फ़ा बीटा गामा किरणें, जो कि ह्यूमन के लिए बहुत हानिकारक है। कैंसर हो सकता है इनसे। समझ गए ना? स्किन कैंसर ज़्यादा होता है। समझ गए ना? मोड़ियाँ कारी हो जाए, फिर फेयर एंड लवली लगाना पड़े, वही हम कह रहे हैं। तो क्या करते हैं, इसके लिए अपन चारों तरफ बना देते हैं कंक्रीट की दीवार। समझ गए? कंक्रीट की दीवार ऐसी बनाई जाएगी कि किरणें इससे बाहर ना जाए, यहाँ पर भरकर काम करेंगे। मेन जहाँ पे अंदर विखंडन हो रहा हो, उसके चारों तरफ अपन एक कंक्रीट की मोटी दीवार बनाएंगे। ठीक है, ताकि उसके बाहर किरणें ना जा पाएँ, और बाहर करने वाले वर्कर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नहीं तो फिर भी काले हुई हैं, फिर मोड़ी मोड़ा काले हुई हैं, फिर धीरे धीरे करके आधी इंडिया काली हो जाए। अच्छी नहीं लगे ना यार, नहीं समझे? वैसे सब बढ़िया ही है, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। खैर ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। बात सही में काले गोरे की नहीं है, स्किन कैंसर एक बहुत ही ख़राब चीज़ है। इससे आपकी स्किन में क्या हो सकता है, तरह तरह के डिफेक्ट आने लगते हैं स्किन जलने के बाद। ब्लैक वाइट से कुछ नहीं है, वो तो मजाक की बात है। स्किन कैंसर बहुत ही खतरनाक चीज़ है। जैसे आपको दांत खतुजली हो जाती है, उस टाइप के रोग जो हैं वैसे रोग होने लगते हैं। स्किन गलने लगती है आपकी,
यहाँ पर घाव बनने लगते हैं स्किन पे, वो होता है स्किन कैंसर। ठीक है, तो अच्छा उनके बाद है हमारा फिर नियंत्रक क्षण है, ये समझना ज़रूरी है। पहले इसके लिए एक डायग्राम बनाओ, तो आप समझ पाओगे कंट्रोल लॉट्स क्या हैं। ठीक है, और सुरक्षा क्षण है, इसका डायग्राम और बनाना है, हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये टॉपिक। इसके बाद का जो चैप्टर है ना, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसमें से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। डायग्राम देख लेना पहले कैसे बनाना है, नहीं तो उन लोगों बाद में हमें बनाओ ही नहीं आ रहा। बनाओ, इसको डार्क कर देना, मेन लाइंस जो हैं। ये रोड्स निकली हैं बाहर को। ठीक है, कहीं पे भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि गिन के बनाना है, इधर इधर अपने हिसाब से बना लो। मालूम है कुछ लोग तो सोच ही रहे होंगे लड़कियों में ज़्यादा, क्योंकि वो लड़कियां हैं, नहीं समझे। बनाओ इसको। हो गया।
बन गया डायग्राम। चलो समय ख़राब नहीं करना, आ जाओ। बुक में बनाना बना लेना वहाँ से। देखो ये ऊपर जो लगी हैं वो सुरक्षा छड़ें हैं इमरजेंसी के लिए। मान लो कभी हमें बिल्कुल ही पूरा रिएक्टर बंद करना है, ठीक है, इन डियोडों को अंदर कर दो, ठीक है। ये पूरा ब्लॉक जो है वो ग्रेफाइट का बना होता है, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो थोड़ा सा न्यूट्रॉनों की स्पीड को कम कर देता ताकि अच्छे से विखंडन हो पाए। समझ। और ये ब्लॉक है तुम्हारा रोबोस्क्यू जैसा, समझ ना, वो कलर मिलाने वाला, समझ गया ना, गेम नहीं होता एक वही। 1 2 3 दीवार हैं, 3 इनके पीछे, इसके नीचे एक, इसके सामने एक, इसके पीछे एक, ठीक है। तो उस टाइप का है, ग्रेफाइट का पूरा ब्लॉक है। ग्रेफाइट क्योंकि ग्रेफाइट मंदक की तरह काम करता है, न्यूट्रॉनों की स्पीड कम कर देता है ताकि अच्छे से अच्छा विखंडन हो पाए। ये आपको जो ब्लैक रॉड दिख रही है ये यूरेनियम है, इनको अपन अंदर करेंगे इन, तब उनका विखंडन होना चालू होगा। 2 बाहर निकाल रखे हैं। मान लो लकड़ी खरीद के लाओगे तो एक साथ चूल्हे में रख दोगे क्या जलाने के लिए? कुछ अंदर डालोगे कुछ बाहर रखोगे ना, वही चीज़ है। ये सब अंदर है, ठीक है, इनको बाहर निकाल रखा। ये 2 हमारी जो है वो कहाँ है, नियंत्रक छड़ है, कंट्रोलिंग रॉड्स। पूरी तरह बंद नहीं करना है। कंट्रोल का मतलब होता है कि 3 न्यूटन निकल रहे तो 2 को अंदर रख लो, 1 को जाने दो, समझ। और जब पूरी तरह बंद करना है, सबरे के सबरे न्यूटनों को ख़त्म करना है, तब इनका यूज़ करते हैं इमरजेंसी के लिए। सुरक्षा छड़ों को अंदर कर दो, इनको सारे के सारे न्यूटन एब्जॉर्व कर लेंगे। और जब न्यूटन टकराएगा ही नहीं तो विखंडन नहीं होगा, विखंडन नहीं होगा तो ऊर्जा नहीं बनेगी। समझ आ रही बात कि नहीं? सीधी सी बात है। तो ये इमरजेंसी के लिए है, ठीक है। ये कंट्रोलिंग के लिए है, काहे की होती है, कैडमियम की या बोरॉन की। ये हमारा जो ब्लैक वाली है वो क्या है, यूरेनियम की छड़ है, समझ गए। यही चीज़ है इसमें, बाकी हमने पूरा आपको समझा ही दिया है। अब आ जाते हैं यार रिवीजन पे, ठीक है। रिवीजन में आज का टॉपिक है हमारा क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछली बार आया था ये पेपर में, बोर्ड के पेपर में, समझ गए ना। करवा भी के बाद भी मोड़ी मोड़ा करके नहीं आए थे। और तुम लोग तो रिवीजन में नहीं आ रहे, बहुत तेज लोग हैं, बहुत तेज लोग हैं। अब आ जाए इस पर जरा वैद्युत द्विध्रुव पे। तो ये देखो, ठीक है, ये हो गया हमारा -Q, ये हो गया हमारा +Q, ठीक है। और ये दोनों का जो पेट चीरते हुए सीधी लाइन जाए उसे कहते हैं अक्षीय स्थिति। मतलब ये जो बीच में लाइन इन दोनों को मिला रही ना, जितनी दूरी कितनी होती है 2L, और आधी आधी करोगे तो L इधर L इधर, अरे टोटल 2L है ना, L इधर L इधर। अगर इसको अपन आगे बढ़ाएंगे तो एक बिंदु मिला हमें, कौन सा, P। उस P बिंदु पर हमें निकालना है, क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E की वैल्यू फाइंड करनी है। अब नियम जो है, कभी पर भी कहीं पर भी अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो पहले वहाँ पर एक परीक्षण आवेश ले लो, Q0। Q0 क्या है, एक परीक्षण आवेश। तो बोलो ये प्लस वाला इस प्लस वाले को दूसरी तरफ धक्का लगाएगा, ये लो, ठीक है ना। तो एक तीव्रता हो गई E1, प्लस के कारण इस प्लस पे दूर, माइनस वाला उस प्लस को कहाँ खींचेगा, अपनी तरफ, इससे हो गई अंदर की तरफ, ये हो गई E2, समझ गया ना। क्योंकि माइनस वाला प्लस को अपनी तरफ खींचता, प्लस वाला प्लस को दूर की तरफ लगाता है फोर्स, ठीक है। अब हमें तो चाहिए Q0 पे टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E नेट, ठीक है, टोटल ही चाहिए हमें, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो ये इसके पास में है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताओ कितनी होगी। और सुनो, ये जो मिड पॉइंट था यहाँ से लेके ये दूरी R है, मिड पॉइंट से लेके वो P बिंदु तक की दूरी R है। पहले हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताओ कितनी बची, यहाँ से यहाँ तक R है। अगर उस R में से इतनी सी घटा दी हमने, ये वाली L, तो फिर यहाँ से यहाँ तक नहीं बचेगी। बात को समझो, यहाँ से यहाँ तक R है, उसमें से L घटा दो, कितनी बचेगी, R - L, ठीक है। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी लें तो बेटा जी आएगी R + L। देख लो, यहाँ से यहाँ तक की R हो गई, थोड़ी सी और ले लो L और R मिला के R + L।
मतलब प्लस क्यू से क्यू नोट के बीच की दूरी आर माइनस एल, माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू नोट के बीच की दूरी है आर प्लस एल, ठीक है। और मिड पॉइंट से लेके पी तक की दूरी आर, इन दोनों के बीच की दूरी 2l। समझ आ गई बात, ठीक है। तो पहले लिखो प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि E1, तो क्या आएगा 1/4πε0। तीव्रता का फॉर्मूला लिखवाया था अभी हमने संडे को, और नहीं आओ। ई बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला होता है तीव्रता का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ने Q, और यहाँ से लेके इधर तक की दूरी, बोलो ना यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r माइनस एल का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। फिर ऐसी माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E2, इधर से इस बिंदु पर तीव्रता, फॉर्मूला वही है 1/4πε0 Q। देखो बेटा, तीव्रता निकालते समय आवेशों में चिन्ह में नहीं लगाना है। अगर प्लस क्यू था तो भी हमने क्यू लिखा, माइनस क्यू है तो भी हमने क्यू लिखा, तुम्हें केवल दिशा देखनी है। ये वाला प्लस, इस प्लस को धक्का लगा रहा दूर, ये माइनस उस प्लस को खींच रहा अपनी तरफ। E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में है, वो दिख रहा हमें, एक इधर एक इधर, लेकिन हमें आवेशों में चिन्ह नहीं लगाने इधर पे लिखते समय। E1 में भी प्लस का लिए, E2 में भी प्लस का लिए, भले ही एक प्लस के कारण है एक माइनस के कारण है, लेकिन लेना हमें बिना चिन्ह के है। और देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, r प्लस एल का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2, ठीक है। फिर लिखेंगे बिंदु P पर कुल, या परिणामी लिख सकते हो टेक्निकल भाषा में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो बनेगा E बराबर, ठीक है। अभी बताओ E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है? बेटा E1 बड़ा होगा, क्योंकि E1 किसने लगाया, प्लस क्यू ने, और वो है इसके पास। जो पास में होगा वो ज़्यादा तीव्रता लगाएगा, जो दूर होगा वो कम तीव्रता लगाएगा। तो लिखेंगे E1 माइनस E2, ठीक है। माइनस क्यों लगाया, विपरीत है बेटा, विपरीत है इसीलिए हमने क्या लगाया, माइनस चिन्ह लगाया। समझ गए ना, दोनों के बीच में। अब E1 की वैल्यू कितनी है, वेक्टर लगा दो इन सब पे, सदिश राशि होती है। ध्यान रखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ऐसी राशि है सदिश, इसकी दिशा कहाँ से कहाँ होती है, प्लस से माइनस। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लस से माइनस, और वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस। E1 उसकी वैल्यू बोलो, वो लिखी 1/4πε0 Q/r माइनस एल का होल स्क्वायर। E2 1/4πε0 Q/r प्लस एल का होल स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन ले लो, नोट्स में ढूंढ लेना कहाँ है, यानी तो ढूंढ ही नहीं पाओ, बच्चे हो ना तुम लोग। ठीक है, ये और Q बाहर लेगा तो 1/1 मान लो ऊपर, r माइनस एल का होल स्क्वायर 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये चीज़ें बची, ठीक है। अब 1/4πε को तो बाहर चलाओ, ठीक है, इंटू में Q, ये भी चलाओ। इधर समझो, इन दोनों का ले लो LCM, r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर है, सॉरी, ये लो, यही दोनों आएंगे LCM। और भिन्न में तुम जानते हो ये चीज़ यहाँ पहुँच जाती है, ये चीज़ यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। इसको यहाँ ले आओ, r प्लस एल के होल स्क्वायर को, फॉर्मूला खोल दें, r स्क्वायर एल स्क्वायर 2rl। अब तुम तो पढ़े लिखो हो ही, ये चीज़ यहाँ खोलोगे आएगी r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला नहीं पता तुम्हें, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, r स्क्वायर एल स्क्वायर 2rl। अच्छा बीच में क्या है, माइनस, ये लो माइनस, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पहुँचेगी, r माइनस एल का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बोलो पहले, r माइनस एल का होल स्क्वायर क्या होता, r स्क्वायर होता, फिर एल स्क्वायर होता, फिर होता माइनस में 2rl, ये माइनस बी का स्क्वायर, लेकिन इसके आगे माइनस है तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये वाला माइनस से प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस और माइनस माइनस प्लस का 2rl, r स्क्वायर से r स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गए, ठीक है। अच्छा 1/4πε0 इंटू Q, देखो बेटा 2rl होगा 4rl,
बटे में, देखो दोनों पे होल स्क्वायर है, कंबाइंड स्क्वायर कर देंगे हम, ये लो हो गया। ध्यान से समझना एक एक चीज़, इस पे भी स्क्वायर था, इस पे भी स्क्वायर था, हमने कंबाइंड स्क्वायर चढ़ा दिया। अब देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं। a की जगह r है और b की जगह l है, समझ रहे होगे बात को। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो 1/4πε0 इंटू, ये 4 को लिख लेंगे अपन 2 इंटू 2, ठीक है। 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया, क्यू ये लिखा है और आर एल ये लिखा है, ठीक है। और नीचे एक बात और सुनो, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली ना तुमने आर, ये जो एल है बेटा, एल तो बहुत छोटी दूरी होती, दिखती नहीं है आँखों से। नमक देखा, नमक NaCl, Na प्लस होता Cl माइनस होता, उन दोनों के बीच की दूरी दिखती है तुम्हें, कि जो Na है जो Cl है, बहुत कम होता हो। तो जो L है ना यहाँ पे, उसको तुम इग्नोर कर सकते हो, तो बचेगा आर स्क्वायर और इस पे स्क्वायर, तो आर की घात आ जाएगी 4। समझ आ रहा है। एल स्क्वायर को हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि एल स्क्वायर बहुत छोटा है आर की तुलना में, आर में फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आर में अगर माइनस भी करोगे एल स्क्वायर तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, इसलिए हमने एल स्क्वायर को 0 कर दिया। आर स्क्वायर पे स्क्वायर बन गई 4 घात, तो 1/4πε0 इंटू, अब सुनो Q2 और L याद करो कल का, Q इंटू 2L किसके बराबर होता है, P के बराबर, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, यानी कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, P बराबर Q इंटू 2L। ये देखो ना, Q2 और L, उसको P लिख दो, और ये बाहर वाला 2 अपनी जगह रहेगा 2, और ये जो Q2 और L है ना वो बन गए हमारे P। और बेटा ऊपर के एक R से नीचे का R निपटा दो, ये हो गया RQ, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। समझ गया, अक्षीय स्थिति में इसका एक बार रिवीजन कर लेना घर पर।